हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डू एज डायरेक्टेड के बारे में और जानेंगे सभी प्रयोगों को बेहतरीन तरीके से। तो चलते हैं, समझते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, सी डज हर होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें समझना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में दिया है। तो लिखा है सी डज हर होमवर्क। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सेंटेंस में आपको देखना है कि वर्ब कितनी दी गई है। तो यदि मैं यहां पर सी की बात करूं, सी तो सब्जेक्ट है, आपको पता है सी एक प्रोनाउन है, तो यहां पर सब्जेक्ट है। और ये जो हर दिया ना, हर प्लस नाउन, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो वर्ब की संख्या कितनी है इधर पर? एक। वर्ब की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है इधर पर, डज। अब वर्ब की संख्या एक है, डज है, तो डज को हम हेल्पिंग वर्ब माने या मेन वर्ब माने? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब भी वर्ब एक शब्द में दी गई हो या सेंटेंस में वर्ब की संख्या ओनली एक हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकती। वो हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। वो क्या होती है? मेन वर्ब होती है। मैंने क्या बताया दोस्तों आपको कि जब भी सेंटेंस में वर्ब की संख्या सिर्फ एक दी गई हो, तो वो क्या होती है? मेन वर्ब होती है। तो यहां पर वर्ब की संख्या आपने देखा सिर्फ डज दिया है, तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, ये मेन वर्ब है? जी हाँ, ये मेन वर्ब है। अब समझते हैं ये सेंटेंस है किसमें। तो आप देख सकते हैं मेन वर्ब में एस ई एस कहां पे आता है, किस टेंस पे आता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, तब वर्ब में एस ई एस का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा। तो चलिए इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। नेगेटिव में आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस से हम डू डज का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले सी लिखा है, हमने सी लिखा। इसके बाद डज, मैंने बताया कि डज मेन वर्ब है। तो चलिए सी के हिसाब, हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं ना, तो सी के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी? डज। क्योंकि आपको पता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। तो एक वचनकर्ता के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम डू का यूज करते हैं। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है सी, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? डज। इसके बाद सेंटेंस को हमने क्या किया? नेगेटिव किया, तो नॉट यूज कर दिया। इसके बाद आपको पता है, कई वीडियो में हमने आपको बताया कि डू डज डिड हमेशा क्या लेता है? V1 लेता है। सेंटेंस में क्या लेता है? V1। तो डज के साथ में जो वर्ब आई है ना, ये जो डज लिखा था ना, आपको पता है ये V5 था। इधर पे हमने जो लिखा वो क्या कर दिया? V1 लिखा हमने। तो हमने V1 यूज किया क्योंकि आपको पता है कि डू डज डिड हमेशा V1 लेता है। इसके बाद बचा क्या है सेंटेंस में? हर होमवर्क। तो हर होमवर्क लिख दिया। उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा और 100% एक सेंटेंस आपको नेगेटिव में चेंज करने के लिए आएगा ही आएगा। तो ध्यान से समझना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा ही नोज मी चेंज इनटू सेंटेंस, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है? चेंज करना है। तो चलते हैं, क्या लिखा है? ही नोज मी। पैसिव वॉइस का रूल तो आप जानते होंगे। यदि हम बात करें ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और चेंज इनटू पैसिव वॉइस पीवी में चेंज करना हमें, तो जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई? सब्जेक्ट। हम प्रेफर करते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पैसिव वॉइस का होता है ना, उसमें हम ऑब्जेक्ट को हीरो बनाते हैं भाई। सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब आएगी और इसके बाद क्या आएगी? सब्जेक्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। तो चलते हैं सेंटेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है भाई? सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है आपको। ये सेंटेंस दिया किस सेंटेंस का है या किस टेंस का है? तो चलो समझते हैं। क्या लिखा? ही नोज मी लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वर्ब में एस या ई एस लिखा हुआ है। जब वर्ब में एस या ई एस लिखा हो तो वो सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में एस ई एस यूज करते हैं, डू डज का यूज करते नहीं है। तो चलिए आपको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जब भी सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिलता है और उस सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, जब हम उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं दोस्तों? इजारम। क्या यूज करते हैं? इजारम यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं। आपको पता है जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब और इसके बाद आपको पता है क्या आता है? सब्जेक्ट। इस आधार पर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम मी का सब्जेक्ट बनाएंगे। मी को उठाया और मी का सब्जेक्ट उठाया, क्या लिखा? आई लिखा। और इसके बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आई के हिसाब से क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब एम। क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
सेंटेंस मिलता है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज करते हैं। तो आई के हिसाब से क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, एम आएगा। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है, अब मेन वर्ब आएगी। तो पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगता है भाई, V3। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है इधर पे, V3। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज करते हैं, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो नोज तो B5 था, नोज का V3 क्या होगा, नॉन, KNOWN। ठीक है, इसके बाद किसके यूज करते हैं, बाई के यूज करते हैं, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा। ठीक, लेकिन और मैं एक दूसरा आंसर भी लिखा है, आई एम नॉन टू हिम। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो नॉन है ना, नॉन का फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है। यदि आप टू का यूज करना तो बाई मत लिखना, क्योंकि आपको पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आप बाई लिखना तो टू नहीं लिखना, या तो आप टू वाला नीचे वाला कर देना, दोनों सही है अपना। ठीक है, ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है, तो ज्यादा बेटर कौन है, नीचे वाला ही बेटर है। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सर्वप्रथम मैं फॉर्मूला एक बार और बताऊंगा पैसिव वॉइस का, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट का क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट बनाया। इसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसके बाद आपको पता है कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, बाई के यूज करते हैं, और इसके बाद हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये है फॉर्मूला हमारा पैसिव वॉइस का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सेंटेंस आप पूर्णतः समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हम। लिखा है यूजिंग अ डिक्शनरी इज अ गुड हैबिट। लिखा है कोष्टक पर, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। अर्थात इस सेंटेंस को इट से बनाना है, इट से शुरू करना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, इट। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इट है ना, ये हमारा नकली सब्जेक्ट है, ये हमारा डमी सब्जेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जाने हैं, क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन लिखा यूजिंग अ डिक्शनरी इज अ गुड हैबिट। अभी यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं ना, यहां पर जो हमारा रियल सब्जेक्ट है, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है ना, वो क्या है, यूजिंग अ डिक्शनरी। मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं, क्या लिखा है, यूजिंग अ डिक्शनरी। ये हमारा रियल सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में लिखा है कि आप डमी सब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस की शुरुआत करिए इट से। ठीक है, तो इट हमारा क्या रहेगा, डमी सब्जेक्ट है। तो समझिएगा कि यूजिंग अ डिक्शनरी, ये जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है, इसको अभी एक तरफ करना है। ठीक है, इट यूज करना है, सबसे पहले हमें इट यूज किया। इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, इज अ गुड हैबिट। तो यहां से इस क्वेश्चन को हमने उठाया और यहां पर लिख दिया। तो इट इज अ गुड हैबिट। अभी दोस्तों बचा क्या है, तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको कि सबसे पहले हमें डमी सब्जेक्ट यूज करना है, इट यूज करना है, डमी सब्जेक्ट है जो कि। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को लिख देना है, इज अ गुड हैबिट, तो इज अ गुड हैबिट। इसके बाद जो हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट है ना, जो हमारा क्या है, ओरिजिनल सब्जेक्ट है, तो उसको हमें क्या करना है कि इन्फिनेटिव फ्रेज में चेंज कर देना है। तो दोस्तों ये इन्फिनेटिव क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। 2+V1 को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, 2+V1। तो चलिए इन्फिनेटिव फ्रेज को हम यूज करते हैं। बचा क्या था, यूजिंग अ डिक्शनरी। तो सबसे पहले क्या करना है, यूजिंग लिखा है ना, तो हमें इन्फिनेटिव फ्रेज यूज करना है। तो आप सबसे पहले 2+V1 यूज करते हैं। मैंने बताया कि इन्फिनेटिव होता क्या है, 2+V1। तो आपको क्या करना है कि 2 यूज करना कर देना है। इसके बाद V1 लिखना है, हमें क्या लिखना है, V1। तो आप क्वेश्चन से देख सकते हैं यूजिंग लिखा है शुरू में, इसका V1 कर दीजिए आप। बैक हो गया दोस्तों, नो प्रॉब्लम। चलते हैं अपने पेज पर। तो इन्फिनेटिव 2 यूज किया, V1 यूज करना है। तो यूजिंग अ डिक्शनरी से आपको V1 बना लेना है। यूजिंग, ये जो जीरा ने इधर पर दिया है यूजिंग, इसका V1 क्या होगा, यूज होगा, तो 2 यूज। आ डिक्शनरी लिखा है, आ डिक्शनरी लिख दिया। तो ये दोस्तों ये 2+V1 आ डिक्शनरी, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, तो वर्ब को हमने 2+2 से जोड़ दिया सेंटेंस में, 2+V1, ये इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो ये तो इजी है बहुत। लिखा है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है,
और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद क्या आएगा भाई, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। तो चलते हैं, आंसर पे लिखा है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसको हमने इंट्रोगेटिव में चेंज किया। दोस्तों इसको इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, तो हेल्पिंग वर्ब डू आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना था, आई आया, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या आ गया, आई, ठीक है। अब यहाँ डू कैसे आया, तो क्वेश्चन एक बार जानिए, ये क्वेश्चन किस टेंस का है, ये क्वेश्चन किस सेंटेंस का है, किस टेंस का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर डू लिखा है, तो सबसे पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि सेंटेंस में वर्ब कितनी दी गई हैं। आई डू एक्सरसाइज, तो सेंटेंस में दोस्तों एक वर्ब दी गई है डू। जब सेंटेंस में एक वर्ब दी गई हो तो वो हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकती। ये क्या है, मेन वर्ब है दोस्तों, ये मेन वर्ब है, जी हाँ। तो ये सेंटेंस, ये टेंस कहां का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब हम पढ़ते हैं ना, जब कर्ता बहुवचन होता है तो मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में एस यस नहीं लगाते हैं, तो यहां पर एस यस नहीं लगा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए मेन वर्ब में एस यस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रूल कहां के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। आपको पता है कि इंटेरोगेटिव में तो या इंट्रोगेटिव में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, डूडज होती है, यूज करते हैं, ठीक है। तो शुरू में हमने डू यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या था, प्लूरल था, ठीक है। और इसके बाद हमने मेन वर्ब, क्योंकि आपको पता है डूडज हमेशा V1 लेता है, तो डू पहले से V1 लिखा है तो हमने डू लिखा। इसके बाद हमने क्या लिखा, एक्सरसाइज। इसके बाद क्या लिखा, रेगुलरली, तो रेगुलरली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया, इफ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर अनलेस यूज करना है, तो चलते हैं यूज करते हैं, इफ के स्थान पर अनलेस यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, लिखा इफ यू इनवाइट मी, यदि आप मुझे इनवाइट करेंगे, ठीक है, तो आई विल अटेंड द पार्टी, मैं अटेंड करूंगा पार्टी। तो इधर पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इफ के स्थान पर अनलेस का यूज किया तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इफ के स्थान पर मैंने अनलेस लिखा, हमें कुछ भी नहीं करना है। सेंटेंस में यदि नोट लिखा होता तो नोट को हम जरूर हटा देते, ठीक है। तो यू इनवाइट मी, इसका अर्थ एक बार और निकाल लीजिए, यदि नहीं आप मुझे इनवाइट करेंगे। ऊपर वाले का अर्थ क्या था कि यदि आप इनवाइट मुझे करेंगे तो मैं आपकी पार्टी अटेंड करूंगा, ठीक है। इधर पे क्या है कि यदि नहीं आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं आपकी पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, दूसरे सेंटेंस में आपको क्या कर देना है, नोट जोड़ देना है, नोट शब्द जोड़ देना है दूसरे सेंटेंस में, ठीक है। आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीख के आपको जाना है एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो समझते हैं, द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज सिटिंग इन द कॉर्नर। यहां पर दो सेंटेंस दिए हैं, ठीक है, लिखा है यूजिंग हु का यूज करना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट देखिए, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, पहले सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट लिख लेना है। तो द बॉय हमने लिख दिया, इसके बाद आपको दूसरा सेंटेंस उतार देना है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी हमने दूसरे सेंटेंस की ओर देखा, दूसरा सेंटेंस हमने यहां उठाकर रखने की बात की, तो दूसरे सेंटेंस में भी आपको फिर से रिपीट हो गया वही नाउन द बॉय। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जो दूसरा सेंटेंस है उस सेंटेंस से द बॉय को हटा देना है, उसके स्थान पर आपको किसका यूज कर देना है, हु का यूज कर देना है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, लिख गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस उठाना है, तो जो भी चीज यहां पर रिपीट की है उसको हटाकर हमने किसके यूज किया, हु यूज किया, ठीक है, हु यूज कर दिया। इसके बाद बचा क्या, इज सिटिंग इन द कॉर्नर, तो इज सिटिंग इन द कॉर्नर। लेकिन अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में भी कुछ बचा है, इज माई ब्रदर, तो इज माई ब्रदर लास्ट में जोड़ दिया, सेंटेंस सही हो जाएगा। कितना ईजी है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर मेरा चैनल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इधर पे लिखा पॉलिसी इज बेस्ड द ऑनेस्टी, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। दोस्तों इसको रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज करना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहां पर आप ढूंढ सकते हैं ऑनेस्टी, इसके बाद इज, इसके बाद द बेस्ड पॉलिसी। द क्यों आया? क्योंकि आपको पता है बेस्ड यहां सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द आया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ, और मेरी थोड़ा हेल्प करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करवाना है। इसके बाद हम लाइव पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा रहा और आपको कैसा लगा।